हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। अभी तक हमने पढ़ा है कि लाइट का वेव नेचर होता है एंड दिस इज प्रूव्ड बाय मेनी फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आज इस वीडियो में हम इंटरफेरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट is the phenomena of redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources of light. अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जिनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, देन उनसे जो लाइट वेव्स निकल रही हैं हर जगह हर डायरेक्शन में निकल रही हैं, दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर और वो आपस में इंटरफेयर करती हैं और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर हम इनके सामने एक स्क्रीन रख दें तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ये ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे और इस पैटर्न को मैं बोलती हूँ इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी पैटर्न हमने क्यों ऑब्टेन किया है? Why are we getting light and dark fringes? Why are they alternate? इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय यंग और इसलिए हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन इस एक्सपेरिमेंट ही टुक पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ये पैरेलली रेज हमारी आ रही हैं and the wave fronts are planar wave fronts. Here the source is located at very large distance. इसके बाद ये ब्लॉक हो जाती है बाय दिस स्क्रीन जिसमें दो स्लिट्स हैं। हमारे पास स्लिट ए और स्लिट बी। दीज स्लिट ए एंड स्लिट बी एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। क्योंकि हमने यहाँ पर वेव फ्रंट डिवाइड किया है, सोर्स सेम है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। तो जो दो वेव्स निकलेंगी they will be either in phase or have a constant phase difference and they will have the same frequency and amplitude. Amplitude depends upon the width of this slit जो हम सेम ही लेंगे। Now these two waves will superimpose on each other. अगर हम इसके सामने एक स्क्रीन रखते हैं तो स्क्रीन पर ये जो दो वेव्स निकलेंगी दो कोहेरेंट सोर्सेस से, दे विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर और यहाँ पर या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिपेंडिंग कि इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है। नाउ ये जो दो स्लिट्स हैं ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेंगे लाइक दिस। Now in these directions you can clearly observe that crest is falling on crest and trough is falling on trough. Let us suppose yellow represent my crest and this the other color represents my trough. तो इन directions के along constructive interference हो रहा है since crest is falling on crest and trough is falling on trough. So we will be getting bright fringes on the screen. Now let's look into these directions. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि crest is falling on trough, तो इस केस में हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इसका मतलब वहाँ पर लाइट एक दूसरे को कट करेगी बेसिकली and we'll get dark fringes on the screen and this is what I call an interference pattern. Now इन दोनों स्लिट से A और B स्लिट से दो वेव्स निकल रही हैं like this. Let us suppose this is my point P. इस P पॉइंट पर दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं एंड वी कैन सी जो A स्लिट से वेव आ रही है उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द वेव फ्रॉम स्लिट B. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस, कुछ पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस वेव फ्रॉम द स्लिट B. This path difference determines whether there will be constructive interference or destructive interference, किस तरह की interference होगी। Let's try to find out mathematically that what will be the resultant of these two waves. Let us suppose A से जो wave आ रही है उसको मैं नाम देती हूँ y1 vector and it's equal to A sin of omega t since it's a sinusoidal wave जिसका amplitude मैं A ले रही हूँ because A is determined by the width of the slit A. इसी तरीके से जो B स्लिट से वेव आ रही है, लेट मी नेम इट A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है?
phi is the phase difference between the two waves. देखो A और B से सेम फेज में निकल रही हैं, लेकिन P तक पहुंचते पहुंचते B ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, जिसकी वजह से दोनों वेव्स में P पॉइंट पे एक फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है, डिपेंडिंग कि हमारा पॉइंट P सेंट्रल लाइन से कितना ऊपर है। अगर ये पॉइंट P स्क्रीन के एग्जैक्टली सेंटर में होता तो जो दो वेव्स होती वो सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करती, देन दे वुड हैव बीन इन द सेम फेज. Now the resultant wave at point P will be given by the vector sum of y1 and y2. So it will be equal to y1 vector plus y2 vector. Here the amplitude of y2 vector will be b, since it depends upon the width of the slit b. Now it's all mathematics. In order to find the resultant wave, मैं इन दोनों को add करूँगी, a sin of omega t plus b sin of omega t plus phi. Applying the identity sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, I get this equation, and in the next step I separate the terms sin omega t and cos omega t. Now मैं यहाँ पर एक mathematical tool apply करती हूँ. Let me assume that a plus b cos phi is equal to r cos theta and b sin phi is equal to r sin theta. Here theta and r are constants. जो हमारा a भी constant है, b भी constant है, small b constant है, phi is also constant depending upon the point p. तो इसका मतलब हमारा r b और theta भी दोनों constant ही values होनी चाहिए. तो इनको solve करने के बाद हमारे पास आएगा r cos theta sin omega t plus r sin theta cos omega t. अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो sin a cos b plus cos a sin b gives me sin of a plus b. Then this will be my final expression. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक सिंगल साइन वेव की फॉर्म में अपनी इक्वेशन चाहिए थी, रिजल्टेंट वेव. नाउ इन दो इक्वेशंस का यूज करके मैं r और थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ. tan थीटा निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगी एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा. बट दैट इज नॉट ऑफ मच यूज टू मी राइट नाउ. मेरे लिए क्या मेन यूज का है, r. व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. जो रिजल्टेंट वेव आई है इसका एम्पलीट्यूड कितना है. तो सबसे पहले मैं वन इक्वेशन का स्क्वायर करूंगी, सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करूंगी और उन दोनों को ऐड कर दूंगी. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पर आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ लेफ्ट में, तो आई गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1. सो ऑन द लेफ्ट आई सिंपली गेट आर स्क्वायर, और राइट साइड पे आई कैन सी दैट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर सिंपली, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव कॉस प्लस कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू होगी 1. सो आई गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. So the resultant amplitude, the amplitude of the resultant wave will be given by a square plus b square plus 2ab cos phi. Now there is one point to be noted. ये जो waves आ रही हैं a sin omega t और b sin omega t plus phi, इनके amplitude क्या determine करता है, इनकी intensity. अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है वेव की तो हम उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे. तो जो ए स्लिट से जो वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रॉम स्लिट ए. इसी तरीके से बी स्लिट से जो वेव आ रही है, इट्स इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी होगा, यहाँ पर सिर्फ हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं. तो P पॉइंट पे हमें जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है उसकी इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. और आई कैन राइट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. Now we need to find the values of phi for which the intensity is maximum. We need to find the values of phi for which the intensity is minimum. When the intensity is maximum, we get a bright fringe, and when intensity is minimum, we get the dark fringe. Now for constructive interference, the intensity should be maximum. और I की value maximum कब होगी,
जब हमारा cos phi होगा +1, क्योंकि इस केस में हम इंटेंसिटी को लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी का स्क्वायर. दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. नाउ cos phi की वैल्यू +1 कब होगी? जब phi की वैल्यू होती है 2n pi. देखो 2 pi होगा, cos 2 pi is +1, cos 4 pi is +1, cos 6 pi is +1. तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू चेंज कर रही हूँ 1 2 3, और मेरी phi की वैल्यू चेंज हो रही है 2 pi 4 pi 6 pi की तरह. ना यहाँ पर जो मैंने दो वेव्स दिखाई हैं, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है हमारा 2 pi. दिस डिफरेंस इज 2 pi, दो वेव्स के बीच में. So here we can see that crest is falling on crest. इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. इसी तरीके से इन दो वेव्स में जो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, दैट इज 4 पाई. यहाँ पर इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस है 4 पाई का फेज डिफरेंस है. अगेन क्रेस्ट इज फॉलिंग ऑन क्रेस्ट, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? देखो दिस इज द वेव, दिस इज 0 पाई एंड 2 पाई. अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है लाइक दिस इज द फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, देन कितनी वेवलेंथ है इसमें? ओनली 1 वेवलेंथ है. तो 2 पाई कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 वेवलेंथ. अगर 4 पाई का डिफरेंस होगा तो अगेन एक और वेव आ जाएगी. तो 4 पाई के फेज डिफरेंस में 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा. तो इन जनरल 2n पाई के फेज डिफरेंस में n लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा. Now let me denote phase difference by phi और path difference by x. दो waves के बीच में अगर path difference x है तो phase difference कितना होगा? phi. तो इन दोनों में relation क्या है? When x is equal to lambda, then phi is equal to 2 pi. Let me divide the two. I get phi by x is equal to 2 pi by lambda. So this means x is equal to lambda upon 2 pi times phi. अगर हमें फेज डिफरेंस दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले से पाथ डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक द केस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी यहाँ पर? जब हमारी cos phi की वैल्यू -1 होगी. सो व्हेन cos phi इज इक्वल टू -1, देन वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इन दैट केस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 AB. Cos phi will be -1. So I can write I is proportional to A minus B का whole square. This is the minimum intensity. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि इंटेंसिटी मिनिमम है. और उस केस में phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? देखो cos phi की वैल्यू -1 है और cos ऑफ दिस एंगल इज -1, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? अलग अलग वैल्यूज पे -1 होता है. Here phi is equal to 2n minus 1 pi. n की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ then this will be equal to pi. phi की वैल्यू अगर pi है तो उस केस में cos phi की वैल्यू -1 होती है, then 3 pi पे -1 होती है, 5 pi पे -1 होती है. On increasing the value of n, मेरे पास different वैल्यूज ऑफ phi आएंगी और सभी वैल्यूज पे cos phi की वैल्यू होगी -1. So when two waves have a phase difference of pi, इसका मतलब द सिचुएशन इज लाइक दिस. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कितना का फेज डिफरेंस है? पाई का फेज डिफरेंस है. और अगर पाई का फेज डिफरेंस हो रहा है तो वेवलेंथ कितनी वेवलेंथ का फेज डिफरेंस होगा? कितनी वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस होगा? λ/2 का. यहाँ पर हमारा क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है, इसका मतलब देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो अगर हम पाथ डिफरेंसेस की वैल्यू कैलकुलेट करें, आई गेट x इज इक्वल टू λ/2 pi इंटू 5. लेट मी पुट द वैल्यू λ/2 pi. यहाँ पर अगर मेरा पाई होता है देन इट्स λ/2, देन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 3 λ/2 एंड सो ऑन. λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2. So this is the condition for destructive interference. We'll continue this topic in the next video, जिसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.